अच्छा, देखो लास्ट क्लास में बजट कर रहे थे, बजट ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि जो पीडीएफ था वो तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक। तो जितना भी क्वेश्चन किया था उसके आगे हम लोग देखेंगे, बाकी बजट इंडिविजुअली सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस किस तरह का बजट होता है, ठीक है। अब बस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें डिस्कशन करना बाकी है, तो जो बाकी रह गया है उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नोट डाउन कर लिया है, इलास्ट्रेशन 1 हम लोग का हो गया है। तुम लोग अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो तुम लोग भी कर लो, तो क्या होगा ना, बाद में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा हुआ है। इलास्ट्रेशन 1 हो गया है, इलास्ट्रेशन 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 और 5 भी हो गया, ठीक है। अच्छा, 5 के बाद मैंने 6th नंबर से होमवर्क दिया हुआ था, तो हम लोग 6th 7 ये दोनों करेंगे, फिर 8 9 हो गया, तो पहले 6 7 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। तो जिसमें कैश बजट था, और मैंने इसके पहले भी एक कैश बजट करवाया है तुम लोग को, ये पूरे पीडीएफ में 2 ही कैश बजट था। अच्छा, देखो क्या बोला है, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 30th जून। तो पहले बताओ टाइम पीरियड क्या क्या होगा। एंड अगर जून को हो रहा है, उसके आगे 3 मंथ्स क्या क्या होगा, मई, और ये क्या हो जाएगा, अप्रैल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग प्रिया। प्रिया को शायद आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया, आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? है दीदी। हाँ। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, तब शायद प्रिया का कोई नेटवर्क इश्यू है। ठीक है। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि एंड होगा जून से। तो क्या क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, देखो, अप्रैल मई और जून, ठीक है, 3 मंथ का हमें प्रिपेयर करना है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मंथ सेल्स मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स दिया हुआ है, तो मंथ्स में फेब्रवरी से लेके जून तक दिया, फेब मार्च अप्रैल मई जून। सेल्स दिया हुआ है, जिसमें सेल्स के थ्रू हमें पैसा कलेक्ट होगा। बाकी ये जो 3 डेटा है रिगार्डिंग मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड, ये तीनों केस में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। पहले आवाज नहीं आ रहा था तुम्हारा। हाँ अच्छा मैम, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया फिर से। अच्छा, हाँ इसीलिए, हाँ मुझे लगा कि आवाज तो नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट टर्म्स क्या दिया हुआ है, सेल्स या मतलब सेल्स, ठीक है, उसमें सेल्स करेंगे तो डेटर जनरेट होगा। गुड मॉर्निंग रौनक। मॉर्निंग दीदी। 10% सेल्स आर ऑन कैश, तो इसका 10% कैश, कैश मतलब उसी मंथ में मिलता है, ये लास्ट दिन में मैंने समझा दिया था। कैश मीन्स उसी मंथ में जब मिल जाता है, दैट इज कैश सेल होता है। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल, तो 10% कैश सेल है, तो बता सकते हो कितना क्रेडिट सेल है, ये बताओ, तभी 50% वाला बात समझ में आएगा। इफ 10% कैश, 90%। 90% हो जाएगा क्रेडिट सेल, ठीक है। 90% क्रेडिट सेल है। अब इस क्रेडिट सेल का 50% क्या बोला है देख लेते हैं। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब कैश सेल जो भी हुआ वो तो 10% है, बचा जो वो क्रेडिट सेल यानी 90% क्रेडिट सेल। अब 90% का 50% मिलेगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, और बाकी 50% मिलेगा उसके फॉलोइंग मंथ, ठीक है, फॉलोइंग मंथ। मतलब अगर एक एग्जांपल के साथ बोले, ये फेब वाला ही ले लेते हैं,
तो फेब का देखो, वैसे फेब का चाहिए कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बोला है लास्ट जून तक का करने के लिए, हम एक बार समझाने के लिए कह रहे हैं। इसका 10% मतलब कितना होगा बताओ? 14,000 का 10% कितना होगा? 1400, ठीक है। 1400। 1400 ये कैश सेल हो गया, ये कैश सेल हो गया। बाकी बचा 90%। 90% कितना होगा? 14,000 का 90% लगाओ, कितना होता है देखो, 12,000। 600। हाँ, 12,600। अब इसका दो पार्ट होगा, 50-50। 6,300। हाँ, अच्छा, इसका 50-50 करेंगे तो 50% कितना हो जाएगा? 6,300। हाँ, 6,300 और 6,300, एक 6,300 का पेमेंट हमें मिलेगा मार्च में, ठीक है। और एक 6,300 का पेमेंट हमें मिलेगा उसके फॉलोइंग, क्योंकि एक बोला है नेक्स्ट और एक बोला है फॉलोइंग। आ जाए। हाँ, तो ये अप्रैल में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला जो है सेल वाला डेटा इस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये है कंसेप्ट, मैंने पहला वाला बताया। बाकी इस तरह से हमें अपना कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। तो ये वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों बताओ? यहाँ का एक पेमेंट अप्रैल में शिफ्ट हो रहा है ना, तो और हमें अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का प्रिपेयर करना है। इसका मतलब हमें सेल पूरा फेब से लेके ही देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो हम लोग वर्किंग नोट में पूरा ही ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि क्रेडिटर बोला है मेटेरियल 2 मंथ्स। इसका मतलब क्रेडिटर जो है वो मेटेरियल उन लोगों से हम लोग जो खरीद रहे हैं उसका पेमेंट 2 मंथ्स बाद करेंगे तो हो जाएगा। जैसे फेब का पेमेंट फिर कब करना पड़ेगा? अप्रैल में। फेब का कब करेंगे? 2 मंथ्स बाद, मतलब अप्रैल में। मार्च का कब करेंगे? मई में, ठीक है। मार्च का मई में करेंगे। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है देखो, वेजेस 1/4 मंथ। इसका बता सकते हो कैसे होगा? वेजेस 1/4 मंथ का मतलब कैसे करना है हमें? वेजेस 1/4 मंथ का मतलब हो जाएगा 1/4 मिलेगा, 1/4 डिले होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मतलब 1/4 मंथ डिले होगा। मतलब वेजेस का अगर दो पार्ट कर लेते, एक अगर 1/4 है तो बाकी कितना हो जाएगा? 3/4। पूरा वेजेस मतलब 1/4 प्लस 3/4 ना, क्योंकि एक 1/4 डिले होगा। और 3/4 के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी जो भी वेजेस होगा उसका 3/4 जो है वो हमें ऑन दैट मोमेंट ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 3/4 करंट मंथ का 3/4 मिलेगा, और 1/4 जो है वो डिले हो रहा है, मतलब प्रीवियस मंथ का मिलेगा। जैसे फेब का वेजेस कितना है? 3,000, ठीक है। इसका दो पार्ट करेंगे, एक 1/4 एक 3/4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया देखो, वेजेस 1/4 मंथ डिले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पहले ये बताया क्या? ऊपर देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं बताया, चलो ठीक है। 1/4 मंथ और यहाँ पर 3/4 मंथ, तो 1/4 मंथ जो है वो डिले बता रहा है। तो 3,000 का 3/4 इसी मंथ को मिलेगा, तो 3,000 का 3/4 मतलब 2250 इसी मंथ को मिलेगा। और ये जो 1/4 है ये जैन का मिलना चाहिए था, जैन का प्रीवियस मंथ का 1/4 यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 1/4 डिले है। 25% प्रीवियस मंथ का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 75% उसी मंथ को मिल जाता है और 25% नेक्स्ट मंथ को मिलेगा। यानी ये फेब का तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। फेब का तो इस तरह से हो रहा है। हम लोग मार्च का देख लेते हैं एक बार। मार्च में है 1900, ठीक है। 1900 का 3/4 इसी मंथ को मिलेगा। 1900 इंटू 3/4 कितना हो गया? 1425। और फेब का 1/4 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अप्रैल का करेंगे तो हमें मार्च का चाहिए होगा, ठीक है। वैसे फेब का हमें नहीं चाहिए। तो जब ये वर्किंग नोट करेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि कौन सा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 1/4 और 3/4 मैंने बता दिया। करेंट ईयर में 75, सॉरी करेंट मंथ में 75% मिल जाएगा और बाकी मिलेगा उसके फॉलोइंग मंथ में, ठीक है।
ओवरहेड हाफ मंथ का डीले है, ठीक है। तो ओवरहेड का 50%, हाफ मंथ का डीले मतलब ओवरहेड का 50% क्या कैसे पेमेंट होगा, 50-50%, ये हाफ तो ये हाफ, हाफ जो है सेम मंथ को मिलेगा, यानी हाफ फेब में मिलेगा और ये बाकी हाफ मार्च में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे इसका कैसे करेंगे, देखो इसका भी हाफ जो है वो मार्च में मिलेगा और बाकी हाफ जो है वो अप्रैल में मिलेगा, यानी मार्च में फिर ये वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया ओवरहेड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1st of April। ये क्या हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1st of April बता दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस बता दिया है। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बताया, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2016 एट ए कॉस्ट ऑफ 96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। तो बता रहा है कि प्लांट मशीनरी इंस्टॉल किया गया है February 16 में, जिसका कॉस्ट है 96,000, इंस्टॉलमेंट 2000 करके है और वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख के ऊपर डिविडेंड देना है और पेमेंट कब करना पड़ेगा, 1 जून को। तो 1 जून में एक कैश का आउटफ्लो होगा। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून, एडवांस मिला है व्हीकल सेल करने के लिए, ठीक है। तो फिर 9,000 एडवांस रिसीव हुआ है और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। मतलब डिविडेंड पे भी करेगा ये लोग और इन लोगों ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उसकी वजह से डिविडेंड मिल भी रहा है। तो नीचे भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में अलग अलग पेमेंट और रिसिप्ट है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलो जो भी फॉर्मेट होता है वो बना के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम लोग फॉर्मेट बनाओ। Illustration 6, cash budget for 3 months ending 30th June 2016। पर्टिकुलर और यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल, मई, जून और टोटल। जैसे कि मैंने कहा है टोटल कॉलम का क्या बेनिफिट है, लास्ट दिन मैंने बताया भी था और एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो टोटल कॉलम हम लोग बना सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, तुम लोग अगर चाहो तो नहीं भी बना सकते। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में आ जाएगा कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और क्या क्या रिसिप्ट था, हम लोगों ने एक व्हीकल सेल किया था, उसका एडवांस मिला था और डिविडेंड मिला है। तो लिख लेते हैं एक बार, एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब रिसीवेबल है, रिसिप्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग जो भी वर्किंग नोट चाहिए वो प्रिपेयर करके इसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक पेज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज से वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 पहले हम लोग करेंगे सेल के लिए वर्किंग नोट। तो सेल का क्या है, 10%। तो सेल पहले डेटा लिख लेते हैं, वर्किंग नोट इसी तरह से कर लेना चाहिए। तो सेल
डेटा दिया हुआ है हम लोग को फेब टू जून, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अच्छा, टोटल क्या क्या है? 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, याद रख पाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, ये सेल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसे ऐसे करके कवर कर देते हैं। अब हम लोग इसका पार्ट पार्ट लिख लेंगे। कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है। कैश सेल 10% होगा, ठीक है। तो 10% मतलब कितना कितना होगा? इसका 10% मतलब 1400, इसका 10% 1500, 1600, 1700 और 1800। तो ये पहले हम लोग लिख देंगे। तो हमें 3 महीने का चाहिए, अप्रैल मई जून, यानी 16, 17 और 18, ये तीनों लिख लेते हैं। 16, 17 और 18। तो 16, 17 और 18 टोटल बताओगे कितना हो रहा है, अगर कोई कर रहे हो तो? 16, 5100, ठीक है। 5100 हो रहा है। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, फिर वर्किंग नोट नंबर 2। कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर का मतलब ही हो जाएगा क्रेडिट सेल। अब हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 90%। पहले अमाउंट लिख लेते हैं। 14,000 का 90%, तो ये हो गया 12,600। अच्छा, 15,000 का 90%, तो ये हो गया 13,500। 16,000 का 90%, ये हो गया 14,400। 17,000 का 90%, ये हो गया, ये कितना होगा? 15,300। और 18,000 का 90%, तो 16,200, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें ये देखना पड़ेगा कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून में क्या कलेक्शन होगा। अब कैसे कलेक्शन होगा बोला है? 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस फॉलोइंग मंथ। अब इसका 50% नेक्स्ट मंथ और बाकी फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 50% नेक्स्ट मंथ, 50% नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर ऐसे करके एरो देके लिख देते हैं इसके अंडर में 50% नेक्स्ट मंथ। अच्छा, और बाकी 50% फॉलोइंग मंथ, 50% फॉलोइंग मंथ। अच्छा, अब बताओ तुम लोग, मुझे बताओ कि ये इसका 50% कितना होगा? 12,600 का 50% कितना होता है? 6,300। 6,300। हाँ, तो ये 6,300 कब मिलेगा? एक नेक्स्ट मंथ। 6,000, हाँ, इस कॉलम में हम लिखना चाहते हैं, सॉरी इस रो में हम लिखना चाहते हैं। तो ये 6,300 यहाँ पर हो जाएगा। इसका 50%, पहले ये इसको कंप्लीट करेंगे फिर नीचे वाला कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसका ये 13,500 का 50% निकालेंगे ना, क्रेडिट सेल मतलब ये लेके चलना है, इसलिए हम क्लोज करते हुए जा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए तुम लोग को। 13,500 का 50% बताओ। 6,750। हाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में। इसका 50%, 14,400 का 50% कितना होगा? 7,200 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट 15,300 का 50%, 7,650 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? इसी से करते हैं, देखो। अच्छा, नेक्स्ट बोला है बाकी 50% जो होगा फॉलोइंग मंथ, मतलब फेब का जो बाकी 50% है वो कितना होगा? 6,300 ही होगा ना। फिर से कैलकुलेट नहीं भी करे तो पता चलेगा ना। इसका 50% यहाँ पर गया और बाकी 50% कौन से मंथ में लिखेंगे? हाँ, कौन से मंथ में लिखेंगे बताओ? ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারিটাই তো লিখতে হবে, কিসে লিখবো? ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুয়ারিটাই লিখবো না। ফেবের দুটো পার্ট হবে না, 90% দুটো পার্ट হবে, 50-50%। 90% क्रेडिट सेल का 2 पोर्शन हो जाएगा। एक नेक्स्ट मंथ मिलेगा, यानी फेब का मार्च में मिलेगा। ফেব্রুয়ারিটা তো ফলোইং মান্থ ফেবেই পাবো। কেন ফলোইং মান্থ মানে পরে, যেটা যে মান্থটা তার পেছনে ফলো করছে, নেক্সট মান্থের ফলোইং মান্থ না। ফলোইং মানে ওর পরে।
बताओ कहाँ पर होगा? ये फेब का जो बाकी 50% है वो कहाँ पर जाएगा ये बताओ। ক্রেডিট সেল জানুয়ারিতে। জেনে কেন যাবে? তুমি তো ব্যাকে চলে যাচ্ছ, ফলোইং মানে তো আগে, ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন, তুমি জেনে কেন যাচ্ছ? জেন তো ফরওয়ার্ড হয়ে গেল, আমাকে তো আগে যাওয়ার নেই, আমার তো ফলোইং মান্থে যাওয়ার আছে, প্রিভিয়াস মান্থ নয় তো, ফলোইং মান্থ। ফলোইং মান্থ না, ফেবের আগে তো জ্যান হয়ে গেল, আমরা আগে তো যাবোই না, আগে তো আমাদের কাছে ডেটাই নেই, আমরা তো এইভাবে যাব, ऐसे जाना है ना তবে हमें। মার্চে হবে। हाँ ये देखो 50% नेक्स्ट मंथ हुआ है ना, तो 12,600 का 50% 6,300 जो कि मार्च में मिलेगा, और बाकी जो 6,300 रहा इसका तो दो पार्ट हो गया ना, इसका तो दो पार्ट हो गया, ये एक 50% और ये एक 50%, एक है नेक्स्ट मंथ। तो फेब का नेक्स्ट क्या होता है बताओ? ऐसे ही अगर हमें पेमेंट छोड़ दो, फेब के नेक्स्ट कौन सा मंथ आता है? अगर फेब्रुवरी हमारा मंथ है, मार्च, और उसके फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब उसके बाद जो फॉलो कर रहा है, तो मार्च के बाद का कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। अप्रैल। यही पूछा लैंग्वेज, देखो 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर करेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद, उसके पहले मिलेगा तो पहले ही बता देता ना, तो नेक्स्ट मंथ के बाद जो मंथ फॉलो कर रहा है, ये मार्च के बाद कौन फॉलो कर रहा है, मार्च को कौन फॉलो कर रहा है? अप्रैल, तो फिर ये वाला होगा ना, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब ऐसे उसके बाद होना मैं चाहिए। समझ गया। चलो अब बताओ फिर उसके बाद क्या, कहाँ पर क्या लिखना है? 12,600 का 50% 6,300 नेक्स्ट मंथ। अच्छा, फिर मार्च का नेक्स्ट मंथ अप्रैल होता है, तो उसमें लिख दिया मैंने मार्च का आधा, अप्रैल का आधा उसके नेक्स्ट मंथ में, मई में लिख दिया मई का आधा 50% नेक्स्ट मंथ जून, ठीक है। अब बाकी बोल रहा है फॉलोइंग मंथ में होगा, बाकी 50% फॉलोइंग मंथ में होगा। देखो प्रीवियस कभी भी नहीं आना चाहिए, लॉजिकली सोचो, अगर हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर आधा पोर्शन अगर नेक्स्ट मंथ को ले रहे हैं, बाकी आधा उसके बाद ही होना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्रेडिट किस चीज का? ठीक है, फिर भी अगर वो भी नहीं, हमें थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी देखो यहाँ पर तो बता रहे हैं ना 50% फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ, ये देखो आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मतलब उसके बाद वाला, तो नेक्स्ट मंथ क्या था? मार्च, मार्च के बाद कौन सा फॉलोइंग है? अप्रैल। तो बताओ कितना अमाउंट लिखे यहाँ पर? 6,300। 6300। हाँ 6,300। फिर ये मार्च का बाकी 50% कितना होगा? मार्च का 50% तो 6,750 था, तुम लोग फिर से करके देख सकते हो, बाकी ये ऐसे लिखा हुआ है हमारा, इसका आधा यहाँ মেতে হবে। है, मेते হবে, इसका आधा मैंने इस तरह से लिखा है, तो ये जो आधा है 6,750, तो आधा बाकी 6,750 भी होगा, वो मई में चला गया। अच्छा, अब ये हो गया फेब मार्च, और अप्रैल का बाकी आधा, अप्रैल का आधा कितना है? 7,200, वो यहाँ पर आ जाएगा, तुम लोग करके देख सकते हो, बाकी फिर से यहाँ पर 50% करके देख सकते हो। तो अब टोटल कर देंगे, हमें कौन कौन सा मंथ का चाहिए उसी का टोटल करेंगे, अप्रैल मई जून ये तीनों का चाहिए, तो 6,750 प्लस 6,300 13,050 0,5,789, ये हो गया 13, 14,850, 13,050 और 13,950 ये हो जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, अच्छा 13,050, 13,950 और 14,850, इसका टोटल बता दो एक बार। 13,950, 14,850, 41,850। अच्छा, और जो हम लोगों ने हम लोग को एडवांस मिला था फॉर सेल ऑफ व्हीकल, वो कितना था देख लेते हैं। ये मिला है एडवांस, ये 9,000 जून में मिला है, तो जून में लिख देंगे, ये जून में 9,000, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 9,000 जून में लिख देंगे, तो यहाँ पर टोटल में भी आ गया 9,000। और डिविडेंड जो रिसीव हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000, ये भी जून में रिसीव होगा, एस्टिमेटेड है जून में रिसीव होगा, कितना था? 1,000, यहाँ पर लिख दिया 1,000, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1,000, बस, और तो कुछ रिसिप्ट में नहीं है, अब इसका टोटल करेंगे। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा? 1,600 प्लस 13,050,
14650। अच्छा 1700 प्लस 13950, तो ये हो गया 15650। 1800 प्लस 14850 प्लस 10,000, 9,000 प्लस 1,000, 26,650। अच्छा 5100, 41,850, 9,000 प्लस 1,000 कितना होगा? 10। 56950। अच्छा 56950, ये लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स। यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट का लिखेंगे। पेमेंट्स, तो पेमेंट्स में क्या क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर होगा एक, पेमेंट टू क्रेडिटर। अच्छा उसके बाद वेजेस हो जाएगा, पेमेंट टू वेजेस। अच्छा उसके बाद पेमेंट टू ओवरहेड्स, और एक मशीन था, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन। अच्छा और कुछ था, एक डिविडेंड पेड था, एक डिविडेंड पेड भी था, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अच्छा तो देख लेते एक बार, एडवांस टू रिसीव फ्रॉम द व्हीकल। अच्छा डिविडेंड्स फ्रॉम, डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लिख लेते हैं। जून को पे करना पड़ेगा, जून में जाएगा, इसका जो डेटा है ये जून में जाएगा। बताओ कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा जून में? 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट बता दिया है, बताओ कितना होगा? 10,000। 10,000। 2 लाख पे 5%, डिविडेंड इस तरह से काउंट किया जाता है, तो 10,000 जून में लिख देंगे, यहाँ टोटल में भी लिख देते हैं 10,000। अच्छा और इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो कितने का प्लांट खरीदा गया है? फेब में खरीदा गया है प्लांट एंड मशीनरी 96,000 का, ठीक है। और 2,000 करके इंस्टॉलमेंट है, ऑनवर्ड अप्रैल से चालू है, ठीक है। तो फिर कहाँ से लिखेंगे? अप्रैल से। कितना कितना लिखेंगे? 2,000 करके इंस्टॉलमेंट है, तो 2,000, 2,000 और 2,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो बता ही दिया है, तो 3 बार लिखेंगे ना। ऑनवर्ड अप्रैल मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 96,000 का है, तो ये तीनों महीने को ही कवर करेगा, ये 3 मंथ्स को ही कवर करेगा, क्योंकि 3 मंथ्स में तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 ही पे हो रहा है, कंप्लीट कहाँ हो रहा है। तो 96,000 का टोटल कॉस्ट है, इंस्टॉलमेंट 2,000 करके है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, तो फिर ये तीनों मंथ को ही कवर कर रहा है, इसलिए मैंने तीनों मंथ में लिखा है, क्योंकि 96,000 तो नहीं हो रहा है। अगर 4,000 का मशीन होता देन बोलता है अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो फिर वो यहाँ पर नहीं आता, इस मंथ में नहीं आता, 2,000 2,000 4,000 कवर हो जाता, तो ये हो गया 6,000, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड का क्या बताया है? अच्छा ओवरहेड का बताया हाफ मंथ। अच्छा अब हम लोग यहाँ ऊपर से ही करेंगे, मेटेरियल का बता दिया है 2 मंथ्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर 2 मंथ लैग, यहीं पर लिख देते हैं, इसका वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, ठीक है। 2 मंथ लैग, तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, हम यहीं पर लिख देते हैं 2 मंथ लैग, लिख दिया ब्रैकेट में तो भी चलेगा, क्योंकि ये बिना वर्किंग नोट के ही हो जाएगा। तो बताओ फेब का पेमेंट कब होगा? अगर 2 मंथ बाद देना है तो फेब का अप्रैल। अप्रैल, तो 9,600 अप्रैल में लिखेंगे 9,600। नेक्स्ट बताओ मार्च का कब पेमेंट होगा? फेब का तुम लोगों ने देख लिया, मार्च का मई। 9,000। अच्छा उसके बाद मार्च के बाद आ गया अप्रैल, अप्रैल का बताओ? जून। जून 9,200, 2 मंथ्स छोड़ छोड़ के। अच्छा अब टोटल कर लेते हैं, 9,000, 9,200, 9,600, 27,800। अच्छा अब वेजेस का वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वेजेस का वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर कितना लिखे? ये वर्किंग नोट 1 और इसे 2 लिखा था मैंने, तो वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा वर्किंग नोट नंबर 3, पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट टू वेजेस का वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। मंथ जो है, मंथ है फ्रॉम
फेब टू जून, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फेब टू जून। अच्छा, वेजेस है 3000, 3000, 3200, वेजेस है 3000, 3000, 3200, 3600 और 4000, 3600 और 4000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझेंगे हम लोग। लिखा हुआ है वेजेस 1/4 मंथ, इसका मतलब है वो डिले बता रहा है। जैसे मेटेरियल 2 मंथ्स, कुछ बताया नहीं है ना, मतलब 2 महीने बाद हम लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पेमेंट का टर्म्स है। तो इससे ये पता चलेगा 1/4 मंथ मतलब 1/4 मंथ अगर वेजेस मंथली पे हो जाता तो कुछ नहीं लिखा जाता। अब 1/4 मंथ का मतलब हो गया कि 1/4 मंथ उस छोड़ के हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब 1/4 और 3/4 में डिवाइड हो जाएगा वेजेस का पेमेंट। तो कुछ करंट मंथ में मिलेगा, कुछ उसके बाद मिलेगा। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे इसको। पहले ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, वेजेस पहले हम लिखेंगे 3/4, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं वेजेस 1/4, ठीक है। 1/4 का डिले है, मतलब 1/4 पोर्शन बाद में मिलेगा, ठीक है। लेकिन 3/4 पोर्शन कुछ नहीं बोला है, यानी उसी मंथ में मिलेगा। इसका मतलब है 1/4 पोर्शन बाद में मिलेगा, ठीक है। 1/4 मंथ का मतलब है पूरे वेजेस का 25% जो है, मंथ में जो 25% कमाया जाएगा वो बाद में मिलेगा। लेकिन बाकी जो है मतलब 75% उसी मंथ में मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं बताया है। तो 75% उसी मंथ में मिलेगा, बिकॉज 3/4 मतलब 75 होता है। तुम लोग चेक करो, 3/4 इंटू 100 करोगे तो ये 75% आएगा। ये मैंने क्यों 3/4 लिया, क्योंकि अगर एक अमाउंट 1/4 है तो बाकी तो 3/4 ही होगा। और 1/4 का बता रहा है कि 1/4 मंथ डिले होगा। जैसे मेटेरियल 2 मंथ्स यानी 2 मंथ्स डिले, तो 1/4 मंथ डिले होगा। तो 1/4 पोर्शन का पेमेंट डिले होगा, लेकिन बाकी पोर्शन का कुछ नहीं बताया, यानी उसी मंथ को मिलेगा। तो पहले एक बार कर लेते हैं, फिर समझा देंगे कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे करते हैं। देखो, पहले 3/4 यानी 75%, तो पूरे पूरे जो मंथ है उसका 75% बताते जाओ, जो कि उसी मंथ को मिलेगा। बताओ 3000 का 75% कितना होगा? 2250। 2250। फिर इसका 3000 का वही होगा 2250, सेम अमाउंट है, लिख दिया। 3200 का 75% 2400। 2400। फिर 3600 का 75% 2700। हाँ 2700, और इसका 75% 3000, ठीक है 3000। अच्छा, अब बोला है बाकी 1/4 का डिले होगा, ठीक है। तो 1/4 का डिले होगा, इसका मतलब कुछ नहीं बताया है, मतलब नेक्स्ट मंथ। ये एजम्पशन लेना है। देखो, नहीं बोला है कि 2 मंथ्स का डिले होगा, 3 मंथ्स। जब कुछ नहीं बताया है तो डिले क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। बाकी 1/4 डिले हो रहा है, तो 1/4 का डिले मतलब नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो फेब का 1/4 मतलब 25%, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये देखो समझने के लिए। और ये हो गया 75%, यानी 75% जो रिसीव होगा वो करंट मंथ में होगा, ठीक है। और उसके बाद 1/4। तो बताओ फेब का जो 1/4 बाकी रह गया, क्योंकि 3000 होना चाहिए था, यहाँ हमें दिख रहा है। देखो हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, 2250। तो बाकी जो बचा है वो 25% है, क्योंकि ये 75% का वैल्यू बता रहा है। तो बाकी 25% कब मिलेगा, उसके बाद वाले मार्च मंथ में। में मिलेगा। हाँ, मार्च में। तो इसका 25% लगाओ, 3000 का 25%, 750। फिर इसका मार्च का मार्च का 25%, वो भी 750 होगा। चेक करके देख लो, 750 हो रहा है। तो 3000 इंटू 25%, हाँ 750 हो रहा है। अच्छा, फिर ये अप्रैल का लगाओ 25%, तो ये 800 हो जाएगा। और ये मार्च अप्रैल मई का 25%, तो ये 900 हो जाएगा। अब हमें ये 3 मंथ का टोटल करना है। तो 2400 प्लस 750 750 3150 और ये चाहिए 00 3500
अच्छा ये हो गया 3500। अच्छा उसके बाद 009 और 3900। देखो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हमें क्लियरली नहीं बताया। बताया कि वेजेस 1/4 मंथ, तो डीले 1/4 मंथ डीले होगा, मतलब 25% का पेमेंट डीले होगा। 75% के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी 75% करेंट मंथ में ही मिल जाएगा, ऑन द सेम मंथ, करेंट मंथ जो भी बोल लो। तो करेंट मंथ में 25% करके मिल रहा है, लेकिन बाकी जो नहीं मिल रहा है वो डिले होगा। कितना डिले नहीं बताया है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1/4 का नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो हमें ये 3 डेटा चाहिए, 3150, 3500 और 3900, क्योंकि हमारा अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का ही बना हुआ है। तो वेजेस वर्किंग नोट नंबर 3150, 3500 और 3900, 10,550। अच्छा ओवरहेड वर्किंग नोट नंबर 4, ओवरहेड का वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 ओवरहेड। ओवरहेड का देखो क्या बोला है, हाफ मंथ डिले होगा। तो फेब मार्च टोटल कितना है, टोटल ओवरहेड लिख लेते हैं। टोटल ओवरहेड है 1700, 1900, 2000, 1700, 1900, 2000, 2200, 2300, 2200, 2300। ये हो गया टोटल ओवरहेड। अच्छा अब पेमेंट का क्या सिस्टम है देखो, हाफ ऑन करेंट मंथ, हाफ ऑन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ लिख लो तुम लोग, इसे करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ वही बोला है। देखो हाफ मंथ डिले होगा तो हाफ मिल जाएगा करंट मंथ में, हाफ मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। तो कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिया है मैंने 1700 दिया हुआ है, तो 1700 का 50% कितना होगा 850। तो 850 अभी मिलेगा, ठीक है। और बाकी 850 कौन से मंथ में मिलेगा बताओ, एक ही बार में लिख मार्च। लेते हैं, मार्च। तो नेक्स्ट ये मंथ। लिख, नेक्स्ट मंथ यहाँ लिख दिया। अच्छा 1900 का 50% तो कितना हो जाएगा 950, तो 950 यहाँ मिलेगा, बाकी 950 अप्रैल में मिलेगा। ऐसे भी चाहे तो लिख सकते, फटाफट हो जाएगा। 2000 का आधा, ये तो 1000 होगा, 1000 अभी मिलेगा, बाकी 1000 नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। 2200 का आधा, तो 1100 अभी मिलेगा, 1100 बाद में मिलेगा। और 2300 का आधा, तो 2300 का आधा कितना हो जाएगा 1150। तो 1150 अभी मिलेगा, बाकी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, जिसका डेटा हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग बस ये तीनों मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 1950, ये 2100। अच्छा और ये हो जाएगा 0522 2250। अच्छा 1950, 2100 और 2250, इसका टोटल कर लेते हैं। 1950, 2100 और 2250, तो ये हो गया 6300, 6300। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट और ये लिख देते हैं बी, ठीक है। टोटल पेमेंट और ये मैंने बी लिख दिया। तो 9600 प्लस 3150 प्लस 1950 प्लस 2000, तो ये हो जाएगा 16700। अच्छा अब यहाँ पर 9000 प्लस 3500 प्लस 2100 प्लस 2000, तो ये हो गया 16600। अच्छा 9200 प्लस 3900, 2250, 2000 और 10000, तो ये हो गया 27350। और ये टोटल 27800 प्लस 10550, 6300, 6000 एंड 10000। अच्छा 60650, 60650 मेरा ये सब आया हुआ है। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पर्टिकुलर अप्रैल मई जून और
टोटल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बैलेंस, कितना बैलेंस हमारे पास बच रहा है हम लोग का बिजनेस 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद। तो रिसिप्ट तो है अप्रैल में 14,650, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा 16,700, तो नेगेटिव बैलेंस है 2050, मतलब नेगेटिव हो जाएगा बैलेंस 2050, ये बैलेंस बच रहा है। फिर मई में देखो 15,650 रिसिप्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब एस्टिमेटेड है ना। 16,600 नेगेटिव आ रहा है, मतलब 1950 नेगेटिव आएगा, मतलब ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये भी आ गया नेगेटिव, 950 नेगेटिव आ गया। अच्छा, उसके बाद 26,650 ये रिसिप्ट है और पेमेंट 27,350, ये भी नेगेटिव आ गया, 700 नेगेटिव, 700 नेगेटिव आ रहा है। और टोटल देख लेते हैं, टोटल 56,950 है माइनस 60,650, तो ये भी नेगेटिव 3,700 नेगेटिव तो आएगा, ये सब नेगेटिव आया हुआ है, तो 3,700। अच्छा, अब ऐड करेंगे अगर कोई ओपनिंग कैश बैलेंस है तो ओपनिंग कैश बैलेंस देख लेते कितना है, 6,000। तो 6,000 अगर ओपनिंग कैश बैलेंस है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स तो पैसा जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। पहले से 6,000 है, तो 6,000 से जो पेमेंट और भी करना है 2050, नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना कि मेरे पास जितना कलेक्शन होगा उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिजनेस से तो नहीं हो रहा है, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसको लेने के बाद हो जा रहा है, और उसके बाद भी मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 3950। फिर यहाँ पर 3950 शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस तो मई का क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो 3950 माइनस 950, यहाँ से भी हम लोगों ने 950 पेमेंट कर दिया, जो बचा हुआ बैलेंस था, तो फिर बचा कितना, पॉजिटिव 3,000, ठीक है। फिर ये 3,000 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 700 का जो पेमेंट है ये भी हम लोग कर पाएंगे, और बच रहा है 2,300। अब मैंने जैसे बताया था कि तुम लोग को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ भी तुम लोग का 2,300 आना चाहिए, और क्यों आएगा ये मैंने लास्ट दिन एक्सप्लेन भी कर दिया था, तुम लोग उस वीडियो में एक बार देख सकते हो। तो ये 6,000 माइनस 3,700, तो 2,300, यहाँ पर हमेशा कौन सा बैलेंस आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, और ये दोनों अगर टैली कर रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया 2,300, तो टैली तो हो रहा है और आंसर भी हमारा सही है, इस तरह से होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट ये हमारा बैलेंस दिख रहा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये दो कैश, हाँ बोलो। एक बार वर्किंग नोट देख लेना। वर्किंग नोट 2 कौन सा, ये वाला? हाँ, अच्छा, ऐसे रखे या इसे जूम कर दे? ऐसे ठीक है। अच्छा, हो गया। अच्छा, ठीक है। देखो समझ में आया ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया सबको इलास्ट्रेशन 6? हाँ मैम। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? आया।
इलास्ट्रेशन 7 देखो, XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, 2 प्रोडक्ट ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है X एंड Y एंड ऑपरेट्स 3 सेल्स डिवीजन, और 3 सेल डिवीजन के अंदर ये प्रोडक्ट बेचने का काम ये लोग कर रहा है फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। 3 सेल्स का डिवीजन बना के रखा है फॉर सेलिंग प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। प्रिपेयर ए सेल्स बजट, हमें सेल्स बजट प्रिपेयर करना है फॉर 6 मंथ्स जो कि एंड होगा 30 जून 2016 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है? बजटेड सेल्स फॉर द 6 मंथ एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2015। यहाँ का टाइम देखो क्या है, हमें प्रिपेयर करने बोला है 30 जून 2016 का, ठीक है, यहाँ पर 30 जून 2016 का दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बजटेड सेल्स मतलब एस्टिमेटेड सेल्स, लेकिन कब का दिया हुआ है? 6 मंथ्स, लेकिन जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2015 को, यानी प्रीवियस ईयर का हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2015 का बजटेड यानी एस्टिमेटेड सेल्स दिया हुआ है, और तीनों डिवीजन का ही दिया हुआ है, जो डिवीजन इन लोगों ने कर रखा है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, 3 डिवीजन यूज कर रहा है। अच्छा, अब ये सब एस्टिमेटेड दिया हुआ है कि प्रोडक्ट एक्स कितना 1600 एट द रेट ऑफ 10, 2400 यूनिट बिक जाएगा एट द रेट ऑफ 10, ये भी एट द रेट ऑफ 10, ये 999। अच्छा, एक्स प्रोडक्ट का सेल वैल्यू है एट द रेट ऑफ 10 और वाई प्रोडक्ट का है एट द रेट ऑफ 9, और सबका अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है कि कौन से डिवीजन से कितना यूनिट बिका है, ठीक है, मतलब बिक सकता है, बजटेड। अच्छा, उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, क्योंकि ये तो बजटेड था ना, बजटेड का मतलब है एस्टिमेटेड था। इन लोग को लगा था कि 6 मंथ्स का जो सेल टारगेट इन लोगों ने लिया था दैट इज जून टू दिसंबर, यही तो शायद 6 मंथ्स होता है, जून टू दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं जून नहीं जुलाई से होना चाहिए ना, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ जुलाई से होगा। तो जुलाई से दिसंबर तक का एस्टिमेटेड यहाँ पर सेल दिया हुआ था, और एक्चुअली हुआ क्या देखो, एक्चुअली में सेल में क्या क्या डिफरेंस आया है। जैसे प्रोडक्ट एक्स का जो डिवीजन 1 से इन लोगों ने सोच रखा था 1600, वो कितना हुआ है? वो हुआ है 2000, ज्यादा हुआ है। फिर यहाँ पर 3200, 2800, इस तरह से एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, और सेल वैल्यू उतना ही है 10 10 10 999, लेकिन शायद यूनिट में कुछ चेंजेस आ गया। ये दोनों हम एक जगह पे नहीं रख पा रहे, थोड़ा सा, हाँ देखो ये y दिख जाएगा, 800 सोचा था 400 हुआ, 480 सोचा 800 सोचा था 4000 हुआ, 2000 सोचा था हम लोगों ने 600 हुआ। मतलब अगर ध्यान से देखो, क्या एस्टिमेटेड और एक्चुअल में फर्क क्या हुआ है? इन केस ऑफ y एस्टिमेटेड और एक्चुअल में फर्क क्या हुआ है, ये बताओ मुझे। एस्टिमेटेड ये था, ये जितना हो सक रहा है मैंने दोनों को दिखाने का कोशिश किया, ये लो फिर से ये आ गया। हाँ बताओ, एस्टिमेटेड और इसमें फर्क क्या हुआ है इन केस ऑफ प्रोडक्ट वाई? कुछ तो दिख रहा होगा तुम लोगों को। एस्टिमेटेड था 800 हुआ है 400, एस्टिमेटेड था 4800 हुआ है 4000, एस्टिमेटेड था 2000 हुआ है 1600। क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, बड़ा है, घटा है, सब जो में कम, एस्टिमेटेड था। सब में कम हो गया है। वाई के केस में तो सारा ही कम हुआ है। एस्टिमेटेड 800 था 400 रिड्यूस हुआ है, 4800 था 4000 हुआ है, रिड्यूस हुआ है, 2000 था 1600 हुआ है। तो तीनों के तीनों केस में रिड्यूस हुआ है। डिवीजन 1 2 3 तीनों ने वाई का जो भी एस्टिमेशन बताया था और एक्चुअली में जो सेल किया है कम किया है। अच्छा, अब x का देखो, x का एस्टिमेटेड था 1600 हुआ है 2000, 2400, और ये 3200 और 2400 और 2800, तीनों का तीनों डिवीजन से जो भी एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही सेल हुआ है इन केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। लेकिन प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, आगे वही स्टोरी बताया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। ये देखो, इन द मैनेजमेंट मीटिंग, अब मीटिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो हुआ है ना, जिस प्रोडक्ट का सोचा था ज्यादा बेचेंगे वो कम बिक गया, और जो कम सोचे थे वो ज्यादा बिक गया। तो क्या डिसीजन लिया गया है? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स should be increased by ₹1 as there is a high demand for प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स जो है इसका प्राइस और भी ये लोग बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स का डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो 10 रुपए की जगह कितने में बेचेगा? अगर 1 रुपए ये लोग बढ़ाना चाहता है तो प्रोडक्ट एक्स का करेंट मार्केट प्राइस ये लोग क्या कर सकता है, मतलब कितना होगा? 11।
ठीक है। प्रोडक्ट अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, प्रोडक्ट वाई इज नॉट सेलिंग एट द एक्सपेक्टेड रेट एज दिस प्रोडक्ट हैज बीन ओवर प्राइस। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट वाई का जो प्राइस है ना वो कुछ ज्यादा इन लोगों ने रख दिया है। ठीक है, हाउएवर इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 1, अगर 1 रुपया हम लोग कम कर देते हैं, यानी 9 की जगह अगर हम लोग 8 रुपए कर देते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट वुड पिक अप, और भी ज्यादा ये बिकेगा। देयरफॉर the divisional sales manager have made the following estimates percentage increase over previous budget। तो उसके बाद इन लोगों ने, जो सेल्स मैनेजर है, उन्होंने कुछ एस्टिमेशन दिया है प्रीवियस के जो भी एस्टिमेशन थे उसको छोड़ते हुए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या क्या एस्टिमेशन दिया है प्रोडक्ट का डिवीजन, ये देखो प्रोडक्ट एक्स वाई और डिवीजन ये, तो बोल रहा है कि इस तरह से इंक्रीमेंट करना चाहता है इन लोग, मतलब प्रोडक्ट सेल का। प्रोडक्ट एक्स का जो यूनिट है वो 20% बढ़ाया जाएगा डिवीजन 1 में, और डिवीजन वाई में 5%, डिवीजन 2 में 30% बढ़ा देंगे, और डिवीजन 2 में 30% फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड 10% फॉर प्रोडक्ट वाई, और डिवीजन 3 का जो यूनिट है एक्स के लिए वो 10% और भी बढ़ा दिया जाएगा, और वाई का जो है वो 8% बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट सारा इंक्रीज होगा। देखो यूनिट सारा इंक्रीज करना है, और जो सेलिंग प्राइस है वो एक में प्रोडक्ट एक्स में 1 रुपया बढ़ाना है, और प्रोडक्ट वाई में जो है 1 रुपीज घटा देना है, कम कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारा सेलिंग बजट। यही बोला था फर्स्ट, हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि सेल्स बजट प्रिपेयर करो। ठीक है, तो हम लोग सेल्स बजट प्रिपेयर करेंगे। सेल्स बजट, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, इलस्ट्रेशन 7। सेल्स बजट for 6 months ended 30th जून 2016 को ये खत्म होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो कैसे लिखे ताकि सारा का सारा चीज यहाँ पर कवर हो जाए। एक तो डिवीजन लिख देंगे, 3 डिवीजन है, डिवीजन 1 2 3। प्रोडक्ट 2 तरह का है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। ठीक है, और हमारे पास 3 सेल्स बजट बन जाएंगे। एक है प्रीवियस ईयर का एस्टिमेटेड, प्रीवियस ईयर का एक्चुअल, और जो इस बार का हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th जून 2016। तो ये तीनों डेटा है, ये तीनों डेटा को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बजट 31st ऑफ दिसंबर 2015, फिर एक्चुअल, इतना बजटेड था, फिर एक्चुअली हुआ है 31st दिसंबर 2015 को कितना, वो नोट डाउन कर लेंगे। और अभी जो हमें करेंटली प्रिपेयर करने बोला है बजट 30th जून 2016, इसका हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, डिवीजन, प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, फिर क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। अच्छा, तो डिवीजन 3 तरह का है। पहले डिवीजन 1 का डेटा लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या है, एक्स और वाई। प्रोडक्ट तो एक्स और वाई ही बेचा जाता है, कोई भी डिवीजन हो। अच्छा, पहले देखते हैं कि बजटेड क्या था 31st ऑफ दिसंबर 2015 का। बजटेड ये है 1600 एट द रेट ऑफ 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 एट द रेट ऑफ 10, 1600 एट द रेट ऑफ 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000। अच्छा, उसके बाद है वाई का, क्या है, वाई का है डिवीजन 1 में 800 एट द रेट ऑफ 9, 800 एट द रेट ऑफ 9, तो ये हो जाएगा 7,200।
जस्ट ये देख के लिखना है और कुछ नहीं कि डिवीजन 1 में कितना, फिर डिवीजन 2 का अलग डेटा है 2400 एट द रेट ऑफ 10। अच्छा, तो डिवीजन 2 इसके नीचे लिखेंगे, डिवीजन 2 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवीजन 2 यहाँ पर लिख देते हैं डिवीजन 3। अच्छा, एक्स और वाई, यहाँ पर भी प्रोडक्ट एक्स और यहाँ पर प्रोडक्ट वाई। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल हो गया 1600 प्लस 800, तो ये हो गया 2400, और यहाँ पर हो जाएगा 16,000 प्लस 7,200, ये हो गया 23,200। अच्छा, फिर डिवीजन एक्स, सॉरी डिवीजन एक्स बोल रहे, डिवीजन 2 में एक्स और वाई, डिवीजन 2 में एक्स और यहाँ पर वाई। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। 2400 एट द रेट ऑफ 10, 2400 एट द रेट ऑफ 10, और नेक्स्ट है 4800 एट द रेट ऑफ 9, 4800 एट द रेट ऑफ 9, तो ये तो 24,000 हो गया, और 4800 एट द रेट ऑफ 9 43,200, 43,200। अब इसका टोटल 67,000, ये हो जाएगा 67,000 हो रहा है, 67,200, 67,200। अच्छा, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,200, इतना सारा सेल हुआ है क्वांटिटी। अच्छा, फिर यहाँ पर एक्स वाई देखते हैं, यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पर 2400 एट द रेट ऑफ 10, 2400 एट द रेट ऑफ 10, ये सब बजटेड है, और 2000 एट द रेट ऑफ 9, 2000 एट द रेट ऑफ 9, तो ये हो गया 24,000, और ये हो गया 18,000। अब इसका ऐड कर लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,400 यूनिट, 4,400। अच्छा, यहाँ पर हो गया 24,000 प्लस 18,000, तो यहाँ पर हो गया 42,000। इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक्चुअली में क्या हुआ है, एक्चुअली में देख लेते क्या हुआ है। 2000 एट द रेट ऑफ 10, प्रोडक्ट एक्स का है 2000 एट द रेट ऑफ 10, 2000 एट द रेट ऑफ 10, और 400 एट द रेट ऑफ 9, 400 एट द रेट ऑफ 9 एक्चुअली में जो हुआ है, तो 2000 एट द रेट ऑफ 10 कितना हो जाएगा 20,000, और ये हो गया 3,600। अच्छा, इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 2,400, और ये हो जाएगा 0063, 23,600। इतना सेल सोचा था, इतना सेल हुआ है, सेल्स बजट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 3,210, 3,200 एट द रेट 10 मतलब 32,000। अच्छा, उसके बाद 4,000 एट द रेट ऑफ 9, 4,000 एट द रेट ऑफ 9 36,000, तो ये हो गया 7,200। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा टोटल करने पे 8 और 6 68,000, ये हो गया 68,000। और लास्ट कितना सेल किया हम लोगों ने, 2,800 एट द रेट ऑफ 10, 2,800 एट द रेट ऑफ 10। अच्छा, उसके बाद 1,600 एट द रेट ऑफ 9, 1,600 एट द रेट ऑफ 9, तो 2,800 प्लस 1,600, तो 8 और 6 4,400, ये हो गया 28,000, और ये हो गया 1,600 इंटू 9 14,400, टोटल 42,400। ये हो गया एस्टिमेटेड, ये हो गया एक्चुअल। अब हमारा बजट जो है, जो हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कैसे करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमें बताया है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है कैसे कम करना है, वो तो हम लोग लिखेंगे। उसके साथ यहाँ पर डिवीजन 1 में 20% इंक्रीज करने बोला है, डिवीजन 1 में 20% इंक्रीज करना है, और डिवीजन 1 में एक्स का 20% इंक्रीज करना है, वाई का 5%। तो बताओ किसके हिसाब से इंक्रीज करें, एस्टिमेटेड के हिसाब से या फिर एक्चुअल के हिसाब से, किसके हिसाब से करना चाहिए? एक्चुअल पे। एक्चुअल पे, तो बताओ कितना होगा? 20%, 2,200,
2200। X। अच्छा एक्स, अच्छा नहीं एक्स 2400। 20% है तो 400। हाँ 400 होगा, लेकिन एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बोला है। प्रोडक्ट वाइज नॉट सेलिंग, अच्छा इट देयरफॉर द डिविजनल सेल्स मैनेजर हैव मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट परसेंटेज इंक्रीज ओवर प्रीवियस बजट। ठीक है, बजटेड के ऊपर ये करने बोला है, इंक्रीज करने बोला है, तो फिर एक्चुअल पे नहीं कर सकते। क्या बोला है देखो, फॉलोइंग एस्टिमेट्स परसेंटेज इंक्रीज ओवर प्रीवियस बजट, प्रीवियस एक्चुअल सेल के ऊपर नहीं बोला है, प्रीवियस बजट के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज करने बोला है। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि प्रीवियस बजट के ऊपर करना है, एक्चुअल के ऊपर नहीं करना है, तो बताओ क्या होगा। प्रीवियस बजट के ऊपर इंक्रीज करने, 1920। हाँ तो 20% है ना, तो 20% जैसे तुम लोग इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे उसके जगह 1600 के ऊपर कैलकुलेट कर लो, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो ये हो गया 320 हो रहा है, तो 1920। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसका बता दो y का कितना हो जाएगा 5%, तो 800 के ऊपर 5% कितना हो रहा है, एट हंड्रेड के ऊपर 5%, 840। 840। ठीक है 840। अच्छा अब प्राइस क्या बोला है, एक प्रोडक्ट का 1 रुपया कम करने बोला है, एक प्रोडक्ट में 1 रुपया इंक्रीज करने बोला है। अच्छा y का क्या बोला है, रिड्यूस करने, तो y का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 से रिड्यूस होके 8 हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 8, 9 था पहले, 1 रुपीज डिक्रीज करना है, और x का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज था, उसको इंक्रीज करने कहा गया है, उसको 11। 11। ठीक है, अब इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 11 इंटू 1980। अच्छा तो पहले 840 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, ये लिख लेते 6720, और ये 11 इंटू 1920, 21,120, ये तो 2760 हो रहा है, और इसका टोटल हो जाएगा 6720, ये हो गया 27,840, 27,840 हो रहा है। अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस तो 11 और 80 रहेगा, अब यहाँ पर 30% और 10%, तो 30% इंक्रीज करो बजटेड के ऊपर, 2400 पे 30% और 4800 पे 10%, बताओ कितना होगा। 3120। 3120। ठीक है, और 4800 पे 10%, 480 होता है, ऐड हो जाएगा 5280, ये आ रहा है 5280, टोटल करने पे 8400। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट ऑफ 11 एट द रेट ऑफ 8, और इसका अमाउंट निकालेंगे। अच्छा 8400, अच्छा ये 3120 इंटू 11, 34,320, और 5280 इंटू 8, 42,240 प्लस 34,320, 76,560, 76,560 हो गया। अच्छा और यहाँ पर भी फिर से वही 11 और वही 8 हो जाएगा, और कितना परसेंटेज बढ़ाना है, 10 और 8, तो 10%, 2400 पे 10%, 2640, और 2000 पे 8%, 2160, तो टोटल 4800, ये हो गया 4800, और यहाँ पर कितना होगा 2160 इंटू 8, 17,280, और 2640 इंटू 11, 29,040, 46,320, 46,320, ये हो गया हमारा सेल्स का
बजट। ठीक है, बस क्या करना है, हमें प्रेजेंटेशन के साथ बताना है कि कौन से मंथ में कैसा सेल हुआ है। जैसे कि ये बजट था, ये एक्चुअली हुआ, फिर हमें नया बजट प्रिपेयर करने बोला है प्रीवियस बजट के ऊपर डिपेंड करके। नॉर्मली इसके ऊपर होना चाहिए था कि प्रीवियस ईयर कैसा सेल हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करके हमें बजट बनाना चाहिए था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस बजट के ऊपर डिपेंड करके ये लोग अपना सेल का जो एस्टिमेशन है वो करना चाहता है। तो इस तरह से हो गया। अब अगर कोई चाहे तो इसका पूरा टोटल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर पूरा टोटल करना चाहो तो कर सकते हो। ये सब टोटल जो भी आया हुआ है, जैसे टोटल यूनिट, एक टोटल कॉलम करके भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये 2400 प्लस 7200 प्लस 4800, तो टोटल यूनिट बजटेड सेल, टोटल वैल्यू ऑफ बजटेड सेल, टोटल एक्चुअल सेल, टोटल यूनिट एक्चुअल सेल, टोटल वैल्यू एक्चुअल सेल, ये भी चाहो तो एक कॉलम कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ नहीं था, हमें प्रेजेंटेशन करना है सेल्स बजट का कि क्या क्या सेल हुआ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया इलास्ट्रेशन 7। अच्छा 8 हमारा किया हुआ है, 1 मिनट हम देख लेते हैं, नोट डाउन किए थे। 8 हम लोगों ने कर लिया है क्या? हाँ 8 9 हो गया है, 8 9 हो गया है और 12 13 भी हो गया है। तो 8 9 10, 10th नंबर हम लोग करेंगे, 10 11, उसके बाद 12 13 किया हुआ है। अच्छा 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है। ए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बजट प्रिपेयर करना है किसका? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सेल्स देखो, टफ एंड ग्लास 3 लाख, ठीक है, जो टफ एंड ग्लास है वो 3 लाख का सेल होता है, जो बेंट टफ एंड ग्लास है वो 5 लाख का सेल होता है। ये सेल का डेटा बताया है। दो तरह का ये लोग टफ एंड ग्लास सेल करता है, ठीक है, एक बेंट टफ एंड और एक नॉर्मल। डायरेक्ट मेटेरियल 60% ऑफ सेल, मेटेरियल का कॉस्ट मतलब ये प्रोडक्ट बना के जो ये लोग सेल कर रहा है इसमें मेटेरियल का खर्चा है 60% ऑफ सेल बता के रखा है। डायरेक्ट वेजेस बता दिया है 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क्स मैनेजर 500 पर मंथ, 4 men 400 पर मंथ। अच्छा स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% मतलब 2.5% ऑन सेल्स। डेप्रिशिएशन बताया है, लाइट एंड पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर सन्ड्रीज 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 14,000 पर ईयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेना चाहिए ताकि हम लोग बता सके कि इन लोगों का प्रिपेयर करने क्या बोला है। कंपनी रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा बजट प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा बजट प्रिपेयर करें कुछ तो नहीं बोला है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेल्स बजट बना सकते हैं एक, कि कितना सेल होता है। अच्छा फिर हम लोग मेटेरियल, लेबर और ये वेजेस वगैरह या लेबर जो भी बोलो इसका एक बजट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मेटेरियल बजट और एक हो जाएगा वेजेस का बजट, ठीक है। फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड मतलब अलग अलग एक्सपेंसेस का बजट दिखा सकते हैं और इसको एक जगह पे जब हम लोग दिखाएंगे तो वो मास्टर बजट बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, बोला है कि एक बजट बनाओ, मतलब जितने सारे बजट बन सकते हैं इससे पूरा बनाओ, दैट इज मास्टर बजट। लास्ट दिन हम लोगों ने मास्टर बजट देखा था। मास्टर बजट मतलब जितने तरह का बजट हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उसका एक समरी बना दे तो उसे मास्टर बजट बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि यही वाला बजट बनाओ, तो हमें क्या करना है, मास्टर बजट बनाएंगे। मतलब ओवरऑल देखो कितना सेल हुआ, क्या कॉस्ट लगा और कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर इलास्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, कितना है 10। अच्छा मास्टर बजट शोइंग मास्टर बजट, और मास्टर बजट बनाएंगे तो लास्ट में हमें प्रॉफिट भी दिख जाएगा। सारा बजट प्रिपेयर हो जाने के बाद तो प्रॉफिट या लॉस वही तो दिखेगा, क्योंकि सेल करके तो प्रॉफिट या लॉस ही दिखेगा हमें। प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना अगर सारा का सारा बजट बना लेता है तो लास्ट में उसे वही पता चलेगा कि पूरा ये बिजनेस करके उसे प्रॉफिट है या फिर लॉस है। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले
सेल्स। अच्छा, सेल्स कितना कितना है? 3 लाख 5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। टोटल हो गया 8 लाख। अच्छा, अब सेल से क्या क्या माइनस करेंगे? सारा कॉस्ट माइनस करेंगे, तो लेस कर देते हैं कॉस्ट। सबसे पहले मेटेरियल, मेटेरियल कॉस्ट बताओ, मेटेरियल कॉस्ट कितना बताया है? 60% ऑफ सेल, 60% ऑफ सेल्स। तो इंडिविजुअली भी बताओ, फिर हम लोग टोटल भी लिखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी तो प्रॉफिट पता होना चाहिए, जबकि 2 प्रोडक्ट बता रहा है ये लोग। तो 3 लाख का 60%, क्योंकि बोला है कि सेल्स जितना करेंगे उसका 60% ही मेटेरियल कॉस्ट होता है। तो बताओ 3 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 1,80,000। 1,80,000। और 5 लाख का 60%? 5 लाख का 60% बच्चों 30,000। अच्छा, 3 लाख दीदी। ओ है सॉरी, 3 लाख, 3 लाख। अच्छा, तो टोटल 4,80,000 टोटल हो गया, 4,80,000 मेटेरियल कॉस्ट। अब उसके बाद कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट वेजेस। बताओ डायरेक्ट वेजेस का क्या कैलकुलेशन करें? तुम लोग बताओ कितना होना चाहिए? डायरेक्ट वेजेस बताया है क्या पर मंथ, ऐसा कुछ था। 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ, तो बताओ क्या होगा? कितना होगा वेजेस? तुम लोग बताओ मुझे, कैलकुलेट करके वेजेस कितना होगा? पर मंथ 150 दिया है, और बजट प्रिपेयर करने बोला है नेक्स्ट ईयर का, मतलब ये पूरा ईयरली डेटा है। तो जो भी हम लोग लिख रहे हैं, ईयरली सेल लिख रहे हैं, ईयरली मटेरियल कॉस्ट लिख रहे हैं, तो वेजेस भी ईयरली ही हमें लिखना चाहिए। तो बताओ कितना होगा? 36,000। 36,000। अच्छा, 36,000 सही है। कैसे हो रहा है देखो, 20 वर्कर्स है, तो पहला तो देखो वर्कर लोगों को कितना देना है? 150 पर मंथ। तो 150 इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल का मिल जाएगा। 150 पर मंथ यानी 150 इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल का 1800, लेकिन देना है 20 वर्कर को। ये तो एक वर्कर का आ गया है ना, और अगर 20 वर्कर अपॉइंट किया गया है तो इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 36,000 आएगा। इसी तरह से 36,000 आ गया। अच्छा, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर है। अच्छा, इनडायरेक्ट जो भी खर्चा है, फोरमैन, स्टोर्स, स्पेयर्स, ये सब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लेस कर देते हैं पहले, तो हमें जीपी मिल जाएगा। देखो 8 लाख का सेल हुआ था, 4,80,000 मेटेरियल और 36,000 का ये हो गया वेजेस, तो 2,84,000। ये डायरेक्ट खर्चा माइनस करने के बाद आता है। डायरेक्ट खर्चा माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ट्रेडिंग में तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं ना, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सा खर्चा है? देखो इनडायरेक्ट लेबर, हमें पता है इनडायरेक्ट खर्चा जो होता है वो फैक्ट्री रिलेटेड होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है। तो इनडायरेक्ट लेबर, बताओ इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना होगा? इनडायरेक्ट लेबर वर्क्स मैनेजर 500 पर मंथ, बताओ कितना होगा? वर्क्स मैनेजर 500 पर मंथ मतलब कितना होगा? 6,000। 6,000। हाँ, 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6,000। यहाँ पर लिख देते हैं 6,000। अच्छा, उसके बाद है फोरमैन, इसमें कितना हो जाएगा? इसका है 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12 है ना, 4,800 हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये बताया है
2.5% ऑन सेल, तो बताओ कितना होगा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% मतलब 2.5% ऑन सेल्स बताया है, तो बताओ कितना होगा? सेल्स टोटल देख लो, टोटल में ही कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 लाख, अगर चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 8 लाख तो कितना हो जाएगा? 20,000. 20,000, हाँ 20,000 आ रहा है। अच्छा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया 20,000। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये डायरेक्टली लिख देंगे 12,000। लाइट एंड पावर डायरेक्टली लिख देंगे 5,600। रिपेयर्स मेंटेनेंस 8,000। यहाँ तक तो हम लोग जस्ट देख के ही लिखना है हमें। अच्छा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,000। डेप्रिसिएशन के बाद है लाइट पावर 5,600, लाइट एंड पावर 5,600। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स मेंटेनेंस 8,000। ये सब डायरेक्टली बता दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000। अच्छा, अदर सन्ड्रीज 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, अदर सन्ड्रीज 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो कितना होगा? डायरेक्ट वेजेस देखो कितना था, 10%। डायरेक्ट मतलब इसके आगे जो है, डायरेक्ट मतलब ये वाला डायरेक्ट वेजेस कितना था? 36,000। और 36,000 के ऊपर 10% अप्लाई करना है, तो 36,000 और 10% 3,600। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन 14,000 पर ईयर, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 14,000 पर एनम, मतलब पूरे ईयर का दिया हुआ है। बस ये टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,000, 4,800, 20,000, 12,000, 5,600, 8,000, 3,600, 14,000। तो ये हो जाएगा 74,000। अब माइनस करना पड़ेगा, ये सब एक्सपेंसेस है। तो 74 और यहाँ पर कितना आ रहा था? 2,84,000 आया था माइनस करके, माइनस 2,84,000, तो 2,10,000 आ रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर आ रहा है प्रॉफिट 2,10,000। रुपीज 2,10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बस इतना ही बोला था हमें इसमें प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ये हुआ क्वेश्चन नंबर कोई लास्ट पेजটা দেখাও। है। मैम, बोलो। जहाँ क्वेश्चन में कौन सा बजट करना है वो मेंशन नहीं करने से मास्टर बजट कर देना है। हाँ, मास्टर बजट कर देना, कुछ नहीं बोला है। इंफॉर्मेशन सारे के सारे चीजों का दिया हुआ है। देखो, जैसे कि मटेरियल का खर्चा, यानी ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, सेल्स यानी सेल्स बजट के कितना रुपए का सेल हुआ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, फर्स्ट पोर्शन जो हम लोगों ने बनाया 8 लाख का, वो सेल्स बजट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट बजट कितना आ रहा है, तो वो वेजेस और मेटेरियल लेके हो गया। उसके बाद प्रॉफिट हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट कर लिया। फिर इनडायरेक्ट जितना भी खर्चा था, जैसे कि स्टोर्स, स्पेयर, सन्ड्रीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मिला के एक खर्चा हो गया। तो अब कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला है, इसका मतलब ये मास्टर बजट बन गया कि यहाँ पर जितना सारा बजट है, अब मास्टर बजट में सारा बजट आ सकता है। अब जितना अवेलेबल होगा, 3, 4, 5, जितना बजट अवेलेबल होगा। और भी बहुत तरह का बजट होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बजट भी बोला जाता है। अगर कोई बजट हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए बना रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बजट हो जाता है, शॉर्ट टर्म बजट। तो बजट बहुत तरह का होता है, लेकिन एक बजट जब एक जगह पे मोर देन 1 बजट होगा और उससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो उससे हम लोग मास्टर बजट बोल सकते हैं। क्योंकि मास्टर बजट में क्या होता है? मोर देन 1 बजट इंक्लूडेड होता है, जो भी अवेलेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर बजट बोलेंगे।
ठीक है। यस मैम। होएगा फिर रोशनी। है दीदी। अच्छा अच्छा 10th नंबर हो गया हमारा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ये नहीं किया हुआ है, ये करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया देखो, यहाँ पर बता रहा है कि 3 आर्टिकल्स X, Y एंड Z, 3 आर्टिकल प्रोड्यूस होता है एक फैक्ट्री में, ठीक है। अच्छा दे पास थ्रू 2 कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर 2 है A और B, ठीक है। फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल ए स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर। इसका मतलब पहले समझो, 3 आर्टिकल बन रहा है एक फैक्ट्री में, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मतलब मैंने बताया था, कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पर हमें हिसाब मिल जाएगा कि 2 कॉस्ट सेंटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए क्या क्या खर्चा हो रहा है कॉस्ट सेंटर ए में, और प्रोडक्ट मतलब जो प्लेस में, कॉस्ट सेंटर बहुत तरह का होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल, तो जिस जगह पे हो रहा है, हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था कॉस्ट सेंटर क्या होता है, तो जिस जगह पे हो रहा है दैट इज कॉस्ट सेंटर, जहां का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस सेंटर का। तो 2 जगह पे हो रहा है ए और बी, ठीक है, वहां का हमें कॉस्ट बताया गया है। तो 2 कॉस्ट सेंटर के थ्रू ये पास होगा, ये जो प्रोडक्ट है 3 XYZ फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल ए स्टेटमेंट। ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन, मतलब कितना मशीन हमें चाहिए ये 3 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन का यूटिलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। बजटेड एस्टिमेटेड बताना है कि कितना मशीन का यूटिलाइजेशन होगा इन बोथ द सेंटर, दोनों जगह पे कितने मशीन रिक्वायर्ड होंगे, उसका बजट यानी उसका एस्टिमेट बताना है। सेल्स बजट फॉर द ईयर दिया हुआ है, ये देखो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो पता ही हमें 3 तरह का है XYZ। एनुअल बजटेड सेल्स मतलब ये इन लोगों का एस्टिमेशन है कि इतना 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 सेल हो सकता है। अच्छा इतना ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब ये XYZ, ये तीनों आर्टिकल ऑलरेडी इतना बना हुआ है, इतना सेल करना है। और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है कुछ, लेकिन वो लैंग्वेज में बता दिया है, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स सेल और सेम, ये दोनों में यही चीज एप्लीकेबल होगा, इसलिए डू एंड डू लिखा हुआ है। तो पहले मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तुम लोग ये लाइन पढ़ के बताओ, अगर ये बता पाओगे तो बाकी तो भी बता दोगे। इक्विवेलेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 मंथ सेल, 2 मंथ के सेल का इक्विवेलेंट हमें क्लोजिंग स्टॉक में रखना है। तो बता सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक एक्स का कितना होगा, यहाँ पर बता ही दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। इक्विवेलेंट होगा 9600। 9600 नहीं, सेल तो उतना है ही नहीं ना, सेल टोटल सेल का 2 मंथ्स का सेल क्लोजिंग स्टॉक होगा, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल। फिर से सोचो, ये कितने मंथ का है, एनुअल मतलब क्या होता है, सोचो, सारा चीज बता दिया, बस तुम लोग को उसे अरेंज करके मुझे आंसर बता। 800 2 months का। 800 बिकॉज ये कितने मंथ का है, 4800 इज एनुअल सेल, देन 12 मंथ्स। अगर ये एनुअल सेल है ना तो ये 12 मंथ्स का हो जाएगा। ज्योति ने इंटू कर दिया था, इंटू करने से तो ज्यादा हो गया, मुझे बोला गया है इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स सेल, तो 12 मंथ्स का अगर 4800 है, ये देखो 12 मंथ्स का सेल अगर 4800 है, देन 2 मंथ्स का कितना होगा, 4800 डिवाइडेड बाई 12, तो पर मंथ का आ गया, मुझे 2 मंथ्स का चाहिए, इंटू 2 कर लो, 4800 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 800, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट दोनों भी बता दो अगर समझ में आया है तो, और अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से बोलेंगे, और अगर समझ में आया तो कैलकुलेट। 400 और उसके बाद ये वाला भी 400 हो रहा है, ठीक है। तो बताओ सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है।
बताओ दीदी क्या है बोलो। আরেকবার বলবো এই যে অ্যানুয়াল সেলস মিন্স 12 মান্থ সেলস অ্যানুয়াল কত দিনে হয় অ্যানুয়াল মিন্স তো 12 মান্থস হ্যাঁ तो ये 12 मंथ्स का सेल है 4800 12 मंथ्स का सेल है तो 1 मंथ का सेल कितना होगा যদি 12 মাসে 4800 টাকার সেল হয় তাহলে এক মাসে কত টাকা সেল হচ্ছে ডিভাইড করে দাও না 4800 রুপিজের সেল যদি পুরো 12 মাসে করেছো তাহলে 400 इक्विवेलेंट হবে क्लोजिंग स्टॉक इज इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल तो 400 पर मंथ सेल ডিভাইডেড বাই 12 মিন্স পার মান্থ না 1 মান্থ তো 2 মান্থস এর কত হবে আরো 400 400 যদি এক মাসের হয় তাহলে আরেক মাসের আরো 400 তো 800 अदरवाइज 400 into 2 that is also 800 बताओ समझ में आया अभी भी डाउट है तो बताओ বুঝেছি দিদি। अच्छा रोशनी বুঝেছি দিদি। अच्छा रोशनी বুঝেছো ज्योति हाँ मिस। समझ में आ गया अच्छा तो नेक्स्ट वाला भी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कैसे 400 आ रहा है कैसे 400 आ रहा है ये नेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा सेम प्रोसेस से ही तो हमें करना हाँ अच्छा अब मशीन आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मशीन आवर्स ठीक है कितना टाइम चाहिए एक यूनिट प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में तो एक यूनिट एक्स प्रिपेयर करने में ए कॉस्ट सेंटर जो है उसमें ये 30 आवर्स और ये 70 आवर्स और यहाँ पर ये 200 आवर्स और 100 और यहाँ पर 30 और 20 इस तरह से जो टाइम है वो रिक्वायर्ड है ठीक है मशीन आवर्स ठीक है इतना पर यूनिट मतलब क्या है इसका मतलब ए कॉस्ट सेंटर में एक्स प्रोडक्ट प्रिपेयर होने के लिए ये एक कॉस्ट सेंटर है यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन रहा है ये एक कॉस्ट सेंटर है ठीक है तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड बन रहा है यहाँ पर भी एक्स वाई जेड बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर एक यूनिट एक्स बनने में 30 आवर्स लगेगा जहां पर इसमें एक यूनिट एक्स बनने में 70 आवर्स लगेगा इसमें एक यूनिट बनने में लगेगा 200 इसमें लगेगा 100 यही चीज बोल रहा है ठीक है यहाँ पर इसका मतलब यही है कि दोनों अलग अलग कॉस्ट सेंटर में जो प्रिपेयर हो रहे हैं प्रोडक्ट उसमें कितना कितना टाइम लग रहा है ये सेकंड इंफॉर्मेशन था अच्छा उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितना दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर ए में 284 और बी में 256 और टोटल बता रहा है ये टोटल करने से 540 आ रहा है टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड 2500 आवर्स पर मशीन और टोटल वर्किंग आवर्स कितना है पूरे साल में 2500 आवर्स पर मशीन एक एक मशीन पूरे साल भर 2500 घंटा चल सकेगा क्योंकि मशीन का भी तो एक कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो वो काम नहीं कर सकता है तो ये एस्टिमेटेड है तो फिर हमारा जो करेंट प्रोडक्शन हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेल्स बजट हमें जितना सेल करना है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे फिर से एकदम बजट के स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही आ रहा है जितना सेल करना है उतना प्रोडक्शन करेंगे अब जितना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से हमें मशीन रखना पड़ेगा क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना मशीन अवेलेबल है एक मशीन कितना टाइम सर्विस दे सकती है तो हमारा अभी का जो टारगेट है सेल करने का उसके हिसाब से जितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है और कितना हमें और भी चाहिए मशीन वगैरह रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ठीक है तो हम लोग पहले देखेंगे हमें एक एक पॉइंट फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें तो मशीन का ही पूछा है ना स्टार्टिंग में कि मशीन यूटिलाइजेशन बताओ कैसे हम लोग मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं तो पहले ये पता करें कितना प्रोडक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को मशीन का रिक्वायरमेंट होगा तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे सबसे पहले सेल्स बजट ठीक है जितना सेल करना पड़ेगा उतना ही हमारा प्रोडक्शन होगा अच्छा सेल्स तो बता दिया हम लोग प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं ठीक है तो क्वेश्चन का नंबर 11 इलस्ट्रेशन 11 पहले बनाएंगे प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन बजट सेल का टारगेट तो बता दिया है तो प्रोडक्शन बजट बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट
Y और प्रोडक्ट Z के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फर्स्ट यहाँ पर कैसे प्रोडक्शन निकालते हैं, जितना सेल करना है उतना तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। 4800, अच्छा उसके बाद 2400 एंड 2400। अब क्या करेंगे, जितना सेल करना है उतना प्रोड्यूस तो करेंगे, प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक में रखना है वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितना बेचना है उतना तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में जितना रखना है उतना भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जिसका हमारा आंसर आया था 800, 400 और 400, इसका तुम लोग वर्किंग नोट बना लो, ठीक है। और कितना नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हमारे पास पहले से ही एज ए ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से कितना अवेलेबल है, 600, 300, 800, 600, 300 और 800। तो बताओ कितना प्रोडक्शन करेंगे तो काम हो जाएगा, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये यूनिट हो रहा है ना, प्रोडक्शन यूनिट। 4800 प्लस 800 माइनस 600, ये तो एकदम फर्स्ट दिन हम लोगों ने जो जैसा क्वेश्चन किया था वही वाला हो गया स्टार्टिंग में। 2500, अच्छा अब ये हो गया 2000 हो जाएगा, ये 800, 800 माइनस हो गया 2000। तो इतना हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा सेल टारगेट है उसे अचीव करने के लिए इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रोडक्शन तो मशीन के थ्रू हो रहा है, मशीन कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मशीन यूटिलाइजेशन बजट, मशीन यूटिलाइजेशन, এটা দেখাবো বললে কথাটা কেটে গেল। अच्छा, मशीन यूटिलाइजेशन बजट। अच्छा देखो किस तरह से मशीन हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके पहले तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। पर्टिकुलर्स, और हमारा दो कॉस्ट सेंटर है, एक ए और एक बी। ए में भी 3 प्रोडक्ट बन जाता है, एक्स, वाई, जेड, और बी में भी 3 प्रोडक्ट बनता है, एक्स, वाई और जेड। दोनों कॉस्ट सेंटर में तीनों तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्शन कितना करना है उसी के ऊपर मशीन का भी देखेंगे यूटिलाइजेशन क्या होगा। तो प्रोडक्शन लिख लेते हैं, ए जो कॉस्ट सेंटर है वहां पर प्रोडक्शन होगा। ये देखो ये तो टोटल है ना, तो यहाँ पर 5000, 2500 और 2000, तो 5000, 2500 और 2000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर भी कितना होगा, वही 5000, 2500 और ये 2000 होगा। मैंने यहाँ पर एक 0 कम लिख दिया। ये देखो यहाँ पर बताया सेल्स बजट जो होगा, और 2 जगह से ही सेल होता है, 2 कॉस्ट सेंटर से ही सेल होता है, फिर दोनों जगह के लिए उतना उतना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखो अब लिखेंगे आवर्स पर यूनिट। अब इतना यूनिट बनाने के लिए कितना हमें टाइम चाहिए, आवर्स पर यूनिट। तो ये गिवन है, देखो हमें यहाँ पर गिवन है, कहाँ चला गया, ये रहा। ये देखो प्रोडक्ट एक्स के लिए ए में कितना टाइम लगता है 30, प्रोडक्ट एक्स के लिए ए में कितना टाइम लगता है 30। अच्छा प्रोडक्ट वाई के लिए ए में कितना टाइम लगता है 200, और यहाँ पर कितना लगेगा 30, ठीक है। यहाँ पर कितना लगेगा 30, ये दिया हुआ है देखो। अब यहाँ पर 70, 100 और 20, तो ये 70, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 20। तो ये टाइम पता चल गया एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। अब टोटल टाइम बताओ, टोटल मशीन आवर्स बोल सकते हैं, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, मशीन आवर्स। तो बताओ 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 30 आवर्स चाहिए तो 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। সিম্পল 166.67 ডিভাইড কেন করবে, বেশি টাইম লাগবে না। একটা জিনিস বানাতে যদি 30 ঘন্টা লাগে তাহলে 5000টা জিনিস বানাতে কি কম সময় লাগবে না বেশি লাগবে। 1,50,000 1,50,000 जब भी ज्यादा होगा तो इनटू करना है ना हमें। अच्छा अब 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 200 घंटा लगेगा तो 2500 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनटू कर दो।
5 लाख आवर्स है ना, ये हो गया 6 और ये 1 2 3 4 60,000। अच्छा यहाँ पर 7 5 35, ये हो गया 25, कितना होगा ये 2.5 लाख होगा शायद, हाँ, और ये हो गया 40,000। ठीक है, ये 40,000 हो गया, ये टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हो गया। हमें पूछा है कि कितना मशीन चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, तो कितना मशीन हमें चाहिए ये बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले से कितना कितना अवेलेबल है। तो पहले यहाँ पर टोटल 284 मशीन अवेलेबल है, तो यहाँ पर टोटल 284 अवेलेबल है कॉस्ट सेंटर ए में। ठीक है, कॉस्ट सेंटर ए में 284 अवेलेबल है। तो बताओ कि यहाँ पर कितना कितना मशीन चाहिए, मशीन यूटिलाइजेशन बाय प्रोडक्ट कितना होगा। अगर टोटल हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास टोटल 284 नंबर ऑफ मशीन अवेलेबल है इन कॉस्ट सेंटर ए, ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन बताओ कितना कितना मशीन का चाहिए। तो 284 टोटल नंबर ऑफ मशीन, ये देखो यहाँ पर 284 है कॉस्ट सेंटर ए में। ठीक है, अच्छा एस्टिमेटेड 2500 दिया हुआ, ये तो पूरे साल का दिया हुआ है 2500। अच्छा 284, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 284 जो है इसे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं। रेशियो कितना होगा, अगर 4 4 जीरो हटा लेते हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा। रेशियो एक बार 15 50 तो कितना हो रहा है 50 प्लस 6, ये तो 71 हो रहा है। तो 284 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 15, तो ये 60 हो जा रहा है। यहाँ पर 60 समझाते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा फिर 284 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 50, तो ये हो गया 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर बचा कितना, ये 260 और यहाँ पर 24 लगा देते हैं 284। देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया कि हमारे पास मशीन अवेलेबल है 284 कॉस्ट सेंटर ए में। ठीक है, अब 284 नंबर ऑफ मशीन्स को हमें यूटिलाइज करना है फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट या फिर आर्टिकल जो भी बोलो XYZ। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से मशीन यूटिलाइजेशन करेंगे। अब प्रोडक्ट एक्स के लिए ए कॉस्ट सेंटर में 1,50,000 टाइम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर 60,000। तो जितना टाइम चाहिए उसके हिसाब से हम लोग रेशियो में डिवाइड कर देंगे मशीन के यूटिलाइजेशन को। तो ये टाइम के बेसिस पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया कि 1,50,000, 5 लाख और 60,000, इसका मैंने रेशियो कर दिया कि टाइम कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देख ले तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 15, 50 और 6, इसका रेशियो कर लिया। अब 284 नंबर ऑफ मशीन्स को इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर 200 आएगा और यहाँ पर 24 आएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर मतलब टोटल जो 284 मशीन है उसमें से 60 मशीन प्रोडक्ट एक्स के लिए अलॉट करना पड़ेगा, 200 मशीन अलॉट करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाई के लिए, और 24 मशीन अलॉट करना पड़ेगा प्रोडक्ट जेड के लिए। सिमिलरली इसका भी करना है, 256 मशीन है। अब कौन सा कितने सारे मशीन कहाँ पर सेंड करें, एक्स वाई और जेड तीनों प्रोडक्ट बन रहा है किसमें, जो कॉस्ट सेंटर बी है उसमें। अब इसका रेशियो देखना पड़ेगा कितने कितने टाइम काम हो सकता है, 35,000 आवर, 2,50,000 एंड 40,000 आवर। तो इसका रेशियो कर लो, तो 3 3 जीरो हटा देंगे इक्वल करने के लिए, तो 35 250 और ये हो गया 40, तो ऐड कर लो 35 250 और 40, तो ये हो जाएगा 325 25 होगा। लेकिन यार 250 हाँ मैम वो 3,50,000 होगा, वो 35,000 जो है ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये तब ये जीरो हट जाएगा। अच्छा और ये कितना हो जाएगा फिर, 4 4 जीरो हट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा फिर। हाँ 35 प्लस 25 प्लस 4 64, तो 256 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 35, तो यहाँ पर 140। अच्छा 256 डिवाइडेड बाय कितना आया था, 25 और 35 64 इंटू 25, तो ये 100 हो गया,
अच्छा, और प्लस 140 माइनस 256 कर लेते हैं, तो ये 16 हो गया। 140, 100 और 16। तो बताओ समझ में आया? लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने, क्या वो समझ में आया? क्योंकि मशीन को टाइम के साथ ही हम लोग प्रोडक्ट में अलॉट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना टाइम लगेगा उसे प्रिपेयर करने के लिए, उसी हिसाब से हम लोग को मशीन का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो इसका तुम लोग वर्किंग नोट बना लो। मैंने तो इस तरह से लिखा है, लेकिन तुम लोग इसका वर्किंग नोट बना लो, ठीक है? यहाँ पर पूरा रेशियो वगैरह लिख के इसका वर्किंग नोट बना सकते हो। यहाँ पर वर्किंग नोट, ठीक है? यहाँ पर वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर 15:50:6 ऐसा कुछ था। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और बी में हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर तुम लोग उसको अपने हिसाब से लिख लो। रेशियो ऑफ टाइम या फिर आवर्स, जो भी चाहो लिख सकते हो। 35, 25 और 4। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस जैसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका टोटल करोगे, डिवाइड करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, और 12, 13 हम बता देते हैं यहाँ से, और क्या क्या बाकी है जो कि तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, एक बार बता देते हैं। अच्छा, 12, 13 ये भी करवा दिया है मैंने। तो अप टू 13 तक हमारा कुछ भी बाकी नहीं है, अप टू 13 तक फुल्ली कंप्लीट है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तुम लोग को करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14। ये बिल्कुल ईजी है, ये तो हम बोलेंगे कि तुम लोग ही करना, ये हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, सेल्स बता दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है। ये हम पूछ लेंगे तुम लोगों से कि क्या आंसर आया हुआ है, ये तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद इलास्ट्रेशन 2, ठीक है? यहाँ पर 2 गलती से लिख दिया है मैंने, जो भी हो ये 2 ही मानेंगे। अब इसको सही तो किया नहीं है मैंने। ये एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 आ गया है, थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया। फिर ये 15, 16 হ্যাঁ বলো। লাস্ট পেজটা দেখিও। আচ্ছা, দেখাচ্ছি। এইটা এইটা হয়ে গেছে দিদি। হ্যাঁ এইটাই। अच्छा, ठीक है। तो देखो कितना सारा होमवर्क है, हम बता देते हैं एक बार। देखो ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। 17 एक, यहाँ पर 16 2, 15 3 और यहाँ पर एक 10 4 और यहाँ पर एक हो गया 5, इलास्ट्रेशन 2 5 और यहाँ पर 6, ठीक है? ये 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो तुम लोग को करना है, ठीक है? अगर नहीं होगा तो हम तो वैसे करवाएंगे ही क्लास में, ठीक है? तो लास्ट में ये तुम लोग कोशिश करो, इससे तुम लोग को पता चलेगा कि बजट में तुम लोग का कितना ग्रिप आया है, ठीक है? क्योंकि ये मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने पहले किया है उसी तरह का है। तो तुम लोग प्लीज एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। क्लास में तो हम बताएंगे, तब टैली कर लेना। और लास्ट नेक्स्ट क्लास बजट का ही रहेगा, जो कि लास्ट क्लास होगा, जिसमें ये हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे, जो तुम लोग से बना है, जो नहीं बना है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद वाले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भी बजट का ही रहेगा।